नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसे मेहमान हैं जो आपस में जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है और इसीलिए आज हमने दोनों मेहमानों को एक साथ स्टूडियो बुलाया है। उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, जो सन 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और दूसरे हमारे मेहमान हैं श्री कृष्ण कुमार विश्नोई, जो 2018 बैच के अधिकारी हैं। और ख़ास जो मैंने कहा था कि कनेक्शन आपको बताऊं, धर्मेंद्र जी ग्रामीण एसपी हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और कृष्ण कुमार जी एसपी हैं गोरखपुर के, जो यूपी के मुख्यमंत्री के गृह जिला है। सर, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कमल वैष्णव। कमल जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। शुरुआत सर आपसे करते हैं। अभी चर्चा है एनकाउंटर की। रिसेंटली एक बाड़मेर में एनकाउंटर हुआ। क्या लगता है आपको ऐसी स्थिति कब आती है जब पुलिस को एनकाउंटर आखिरी, मैं मानता हूँ कि आखिरी पार्ट है, जब उसको मजबूरी भी एक कह सकते हैं, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चलाना चाहेगा। क्या मजबूरी होती है जब एनकाउंटर करना पड़ता है? देखिए, बात अब किसी से छुपी नहीं है कि अपराधी जो हैं इस मारवाड़ में फायर आर्म्स का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें पुलिस पे फायरिंग हुई है। तो जब ऐसा स्थिति होता है और अपराधी बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है, हार्डकोर होता है, तो उसे पकड़ना भी ज़रूरी होता है। और फायरिंग जब हो रही हो तो बिना फायरिंग किए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कि आप दौड़ कर जाकर सामने जाकर उसको पकड़ना। तो उस स्थिति में पुलिस भी फायर आर्म का इस्तेमाल करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कोशिश ये रहती है कि उसको पैर में या कोई ऐसे नॉन वाइटल पार्ट पे मार के न्यूट्रलाइज करके उसे काबू में कर लें। तो बहुत बार ऐसे क्रॉस फायरिंग में ऐसी स्थिति आती है। तो जो आपने कहा कि ऐसी स्थिति कब आती है, तो मेरा जवाब यही है कि जब अपराधी फायरिंग करते हैं और उसे पकड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जान में जोखिम डाल के बहुत बार उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस भी फायर आर्म का इस्तेमाल करती है। तो ऐसी स्थिति में जो आप लोग कहते हैं आम भाषा में कि एनकाउंटर हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा होता है। लोग फिल्मों में देखते हैं एनकाउंटर, क्या वास्तव में वैसा सीन बनता है उस समय जब एनकाउंटर होता है? क्योंकि आप भी कई एनकाउंटर्स में इन्वॉल्व रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब उदाहरण अगर देखेंगे राजस्थान में, तो जैसे भीलवाड़ा में एक प्रकरण हुआ था जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो फायरिंग एक रियलिटी है आज के डेट में, और उसको डील करने के लिए बहुत ही स्प्लिट सेकंड में पुलिस को वहाँ डिसीजन लेना होता है, और उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रिफ्लेक्स फायरिंग, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। तो वो काफ़ी स्प्लिट मोमेंट डिसीजंस का स्थिति रहता है जब दोनों तरफ से जब फायरिंग हो रही होती है। और जितना पुलिस इसका प्रैक्टिस करेगी, जितना रिफ्लेक्स फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उतना उसमें फिर एक्यूरेसी आते जाता है। तो काफ़ी मतलब हाई एड्रेनलिन सिचुएशन रहता है। सर, आपके पास आते हैं। बदन सिंह बद्दो से आप फेमस हुए यूपी में, और यूपी तो वैसे भी फेमस है। मैं खुद यूपी से हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। वहाँ क्या स्थिति, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भाई एनकाउंटर और इस तरह की चीज़ें यूपी में ज़्यादा है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। भारत का पॉपुलेशन वाइज तो वैसे भी सबसे बड़ा प्रदेश है। करीबन पश्चिम से लेके पूर्व तक, पूर्व में ज़रूर कुछ बदमाश कह लीजिए, उनको माफिया कह लीजिए, गैंगस्टर कह लीजिए, जो वास्तव में बड़ी मात्रा में अपना प्रभाव अपने क्षेत्र में रखते थे। लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में गवर्नमेंट की भी एक प्रायोरिटी रही है। उसके साथ साथ जो हर एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस कर्मी की इच्छा होती है कि वह अपने दिल खोल के कानून के हिसाब से ऐसे बदमाशों से निपटे, और उसी अनुक्रम में गवर्नमेंट ने हमारे जैसे अधिकारी हैं जिनको समय रहते अपनी प्रायोरिटी पे काम करने का निर्देश दिया। उन्हीं निर्देशों के अनुक्रम में जैसे बदन सिंह बद्दो जैसा व्यक्ति जो कि पुलिस कस्टडी से सज़ा, उम्र कैद की सज़ा होने के बाद भी भाग गया, और भागने के बाद में उस व्यक्ति की वजह से कई सारे पुलिसकर्मी जो बेचारे उनको सस्पेंड होना पड़ा। उससे पूर्व में उस व्यक्ति के ऊपर हत्या के कई सारे मुकदमे। तो ये वो लोग हैं जिनको कानून का डर नहीं रह जाता है।
तो जब जो व्यक्ति कानून को इटसेल्फ को, जो एक स्टेट की बुनियाद होती है किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की, वो एक सोवरन है, उसको अगर आप चैलेंज करते हैं, आप पुलिस को चैलेंज करते हैं, दैट मीन्स कि हमारा काम लॉ एनफोर्समेंट का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का, अगर उसको कोई चैलेंज करता है, इसका मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा उच्च कोटि का बदमाश माफिया समझता है, तो उसको उसकी जगह दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है समय समय पे। तो उस व्यक्ति का कानून के दायरे में रहते हुए उसका घर गिराया गया, जो कि करीबन 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। घर गिराने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक व्यक्ति जो वहाँ से अपनी जराइम की दुनिया चलाता है, वो उसका एक अड्डा होता है, वो फेमस होता है सभी बदमाशों के बीच में कि अगर आप क्राइम करते हैं उसके बाद में आप इतने आलीशान महल में रह सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से रोल मॉडल बनता है लोगों के लिए। और हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन में यही होता है कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छे सभ्य समाज में इस तरह के लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। और उसी को देखते हुए विभिन्न प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई भी है, वो समय समय पे की जाती रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपकी टीम ने जो है एक कार्रवाई की थी, तकरीबन 413 करोड़ या ऐसी कुछ जो है तो वो प्रॉपर्टी सीज की थी। ऐसे उदाहरण जो है यूपी में आमतौर पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन पूरे यूपी में जो है तो मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज़ राजस्थान में नहीं है, कुछ एक उदाहरण जो है तो वो राजस्थान में रहे हैं, पर फाइनेंशियली तोड़ने का इसके पीछे, क्योंकि एनकाउंटर यूपी पुलिस का पर्याय है, ये आम धारणा जो पूरे देश में बनी हुई है, पर उसके साथ साथ उनको फाइनेंशियली तोड़ने वाला जो पार्ट है उसके लिए जो है तो क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या करने चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा। यूपी में गैंगस्टर एक्ट आज से नहीं है, जब गोरखपुर है उसी की वजह से गैंगस्टर एक्ट भी प्रचलन में आया, वहाँ पे जो माफिया राज था 1986 में। लेकिन रिसेंट टाइम्स में गैंगस्टर एक्ट को जो होता है ना, गिव टीथ टू द लॉ, उसको कानून को जो बल मिलना चाहिए वो बल मिला। गैंगस्टर एक्ट के बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, उनमें सबसे अच्छा प्रोविज़न जो है वो 14(1) जो उसका सेक्शन है, उसके तहत प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं आप। तो जब गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होते ही अगर आपके पास उस व्यक्ति की जराइम से दुनिया से कमाई गई अगर प्रॉपर्टी है, अगर वो लिस्ट मिल जाती है और वो अगर प्रॉपर चैनल से एसएसपी और डीएम के साइन के बाद में अटैचमेंट के लिए जाती है, तो उसमें उस बदमाश को प्रूव करना होता है कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप प्रूव करिए कि ये आपने एकदम लीगल तरीके से कमाई है। ओनस वो बदमाश पे होता है, ना कि प्रशासन पे होता है, जो कि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी बदमाश या माफिया पे जब तक के लिए आप उसकी आर्थिक रूप से उसको अगर नहीं तोड़ देते हैं, तब तक के लिए वो व्यक्ति काम करता रहेगा। क्योंकि कोई भी बदमाश है सिर्फ वो टसन या फिर फेमस होने के लिए ना करने के बजाय लोग इसको एज ए सीढ़ी बनाते हैं। पैसा बनाना सबसे पहले आदमी एक छोटा सा पौधा होता है, अगर आप पौधे को नष्ट कर देंगे तो पेड़ या फिर वटवृक्ष नहीं बन पाएगा। तो जब क्रिमिनल बहुत छोटे स्तर पर है तभी उसके खिलाफ इस तरह की प्रभावी अगर कार्रवाई हो जाती है तो फिर वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाता, जैसे 416 करोड़ की प्रॉपर्टी वगैरह। तो इन लोगों ने बहुत समय के साथ में कई सारे लोगों के साथ अत्याचार किया। भू माफिया हैं ये लोग। इन लोगों ने किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपने क्षेत्र में खरीदने से पहले मर्डर या विभिन्न तरीकों से भय फैलाया है। तो आम जन में जो भय है उसको अगर कम करना है तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। और उसी तरीके को अपना के जो है आम जनमानस के अंदर पुलिस के प्रति साख जो है वो प्रभावी रूप से फैलाई जा रही है। सर, मैं आपकी तरफ लौटूंगा। अगर बात करें तो आप पे अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सीएम के गृह जिले का तकरीबन सिटी से भी बड़ा एरिया जो है वो ग्रामीण का आप संभाल रहे हैं। और उस एरिया में आज की तारीख में नहीं, पिछले कई वर्षों से जो है तो ये चीज़ चल रही है, और वो है सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर्स जो है उनका मान लें, भू माफिया मान लें, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स और बहुत अथाह पैसा इकट्ठा किया हुआ भी जो है तो वो सुनने में आता रहा है। क्या अभी जो रिसेंट में एनकाउंटर हुए या जो पुराने जितने भी क्रिमिनल्स हैं, शार्प क्रिमिनल्स हैं, उनकी जो है प्रॉपर्टी अटैच करने का या उनको फाइनेंशियली तोड़ने के लिए जो है तो अपना कोई स्टेप चल रहा है क्या, कि मतलब ये चीज़ उनको कैसे तोड़ा जाए? और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो समस्या है इस एरिया में है वो आइडेंटिफाइड है। इसमें जो कुछ एक्ट है जिस पे हम लोग काम हमने शुरू किया है, एक तो पिट एनडीपीएस एक्ट है, जिसमें कुछ ऐसे स्मगलर्स को आइडेंटिफाई हमने किया है जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है, और बहुत जल्दी उस पर हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे।
इसके अलावा बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि अपराधी ने पैसा अर्जित करके किसी के नाम संपत्ति ले रखी, तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, ये सबसे ज़्यादा यही रहता है जी, उसके अंतर्गत भी हम लोग अभी एक्शन लेने के लिए जो संबंधित एजेंसी है उसको लेटर लिख रहे हैं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट में भी इस तरह के अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान है। और इसके अलावा प्रशासन, जहाँ भी हमारे नज़र में वैसी संपत्ति आ रही है जो गैंगस्टर्स ने अवैध तरीके से बना रखा है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, बिना रेगुलेशन के बना रखा है, तो वो भी हम लोग जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, कलेक्टर साहब को, जेडीए को और निगम को, वो लिस्ट हम लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी कुछ जगहों पे ये चालू भी हो गया है, ये ध्वस्त हुआ है, खास करके बीकानेर में मैंने देखा कि काफ़ी हाल फिलहाल में ये कार्रवाई हुई है। तो उसी तर्ज पे अभी यहाँ भी हम लोग कार्रवाई स्टार्ट करने वाले हैं। एक सर, आजकल अवैध हथियारों का, आपने जैसे पहले खुद ने कहा कि क्रिमिनल्स के पास हथियार बहुत आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आते हैं और इन पे हम क्यों रोक नहीं लगा पा रहे हैं? जो पहले काफ़ी टाइम हमने इस पे स्टडी भी किया है, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहाँ से आना काफ़ी सामने आया है, जो है बड़वानी है, धार है और खारगौन है, इस तरह के कुछ ज़िले हैं जहाँ से पहले है। और उन सोर्सेस को भी हमने पकड़ा है। तो काफ़ी कुछ जो है वो मध्य प्रदेश का है और कुछ सीमावर्ती ज़िले जो हैं राजस्थान के, वहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी आने का है। और कुछ जगह राजस्थान में भी फैक्ट्रीज़ जो है देसी पिस्टल बनाने की पकड़ी गई हैं। तो है हमारे मतलब सिस्टम में, ये हमारे नॉलेज है और उस पर लगातार काम भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि विद इन दी कंट्री जो स्टेट के जो बॉर्डर्स हैं वो पोरस बॉर्डर है, उस तरह का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट मूवमेंट पे कंट्रोल है। तो इस कारण से इंटर स्टेट जो मूवमेंट है क्रिमिनल्स का, तो ये सप्लाई हो जाता है। लेकिन इस पे लगातार अगर पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि आर्म्स, इलीगल आर्म्स का जो सीज़र है काफ़ी संख्या में बढ़ा है और फायर आर्म्स का इस्तेमाल करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उन पे भी काफ़ी एक्शन हुआ है। तो उस डायरेक्शन में हमारा काम अभी चल रहा है। एक बात करें, शुरुआत अपनी हुई थी एनकाउंटर को लेके। यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है, उसकी चर्चा जो है वो ये रहती है कि एक क्रिमिनल को जो है वो मार गिराया। यही चीज़ जब राजस्थान पे आती है, क्रिमिनल को जब क्रॉस फायरिंग में जो है तो वो मारा जाता है, आम पब्लिक जो है वो पुष्प वर्षा करती है पुलिस अधिकारियों पे, और उसके कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद पुलिस के खिलाफ ही धरना शुरू पुलिस के खिलाफ ही जो है तो वो धरना दे के बैठते हैं। उसमें पॉलिटिकल लोग भी जो है तो वो जुड़ जाते हैं और वो जो क्राइम पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच का जो मुद्दा था वो पूरा जो है वो पॉलिटिकल में तब्दील हो जाता है। ये भले ही बाड़मेर में जो एनकाउंटर हुआ वो एपिसोड हो या कल की घटना, तो एक दिन पहले भरतपुर में जो हुई है वहाँ पे जो है तो वो आज जो है वो धरना शुरू हो गया। तो ये सिर्फ 2 जिले उदाहरण हैं। हम किसी के धरना प्रदर्शन या उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी क्रिमिनल के मारे जाने के बाद उसको क्रिमिनल की बजाय जातीय रंग देना या दूसरे पहलू जो है वो निकाल के उसको राजनीतिक रंग देना, ये जो चीज़ राजस्थान में चल रही है, ये इससे ओवरऑल क्या होगा, किसका नुकसान होने वाला है? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बट उसमें मेरा यही पॉइंट है कि जो भी डेथ इन पुलिस एक्शन को लेकर जो NHRC के गाइडलाइंस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, उसकी अगर पालना हो रही है तो लोगों को उस प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए। डेड बॉडी लेकर बैठना, एक प्रोटेस्ट जो है, उससे और उल्टा असर ही पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको कोई शंका है, तो अगर उस डेड बॉडी का टाइमली पोस्टमार्टम नहीं होता है तो जो आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं वैसे ही नहीं हो पाएगा, एविडेंसेस का लॉस हो जाएगा वगैरह हो जाएगा। तो इन जनरल कहीं ना कहीं जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पुलिस को सुपरवाइज करती है, कोर्ट कर रही है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ऑलरेडी हम लोग मल्टीपल एजेंसीज के ओवरसाइट में हैं।
तो उस व्यवस्था में लोगों को विश्वास रखना चाहिए और पोस्टमार्टम जल्दी कराना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है कि फिर उसमें लगता है कि एक बार जैसा आपने कहा कि राजनीतिक फायदा लोग कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी है, डेफिनेटली अपनी डिमांड रखनी चाहिए और प्रोटेस्ट का भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है डेमोक्रेसी में, और पोस्टमार्टम लोगों को जल्दी कराना चाहिए और जो ओवरसाइट एजेंसीज हैं उन पे भरोसा रखने की। सिर्फ पुलिस ही तो इन्वॉल्व है नहीं, फाइनली जो भी केस मुकदमा उस इनकाउंटर में दर्ज होता है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसका पूरा ट्रायल करती है, कोर्ट अपना उसमें पूरा विवेक यूज़ करती है, फिर हम लोग सारे रिपोर्ट्स NHRC को भेजते हैं। कहीं कुछ लगता है कि भाई नहीं इसमें शंका वाली बात है तो NHRC भी उसमें इंक्वायरी करती है। तो ऑलरेडी बहुत सारे मैकेनिज्म्स बने हुए हैं और मेरा आप लोगों के माध्यम से यही संदेश है लोगों को कि उन मैकेनिज्म्स पे भरोसा रखना चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से ही आप अपनी बात रखें। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम में डिले नहीं होना चाहिए। पुलिस का मोरल डाउन होता है निश्चित रूप से तो होगा। देखिए जब इस तरह का मोरल से डाउन ड्यूटी करता है पुलिस वाला और उसके खिलाफ ही लोग धरने पे बैठते हैं तो निश्चित रूप से डेफिनेटली तो लगता है पुलिस को कि भाई ये क्रिमिनल जो समाज में इसने अपराध फैला रखा था और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है तो हमें जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार पुलिस को ऐसा लगता है। लेकिन इसके बियॉन्ड मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी भी तरह के स्क्रूटनी और इंक्वायरी के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। हमें पता है फील्ड में काम कर रहे हैं तो कभी भी ऐसी घटना होगी तो जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोग रेडी रहते हैं। इसमें जो आपका मोरल वाला पॉइंट है, अगर जैसे अननेसेसरी सस्पेंशंस होता है, अननेसेसरी कार्रवाई होती है विद मतलब आइडिया टू मतलब विंडिकेट सर्टेन थिंग्स, तो उसमें फिर डेफिनेटली पुलिस का मोरल डाउन होता है। लेकिन अदरवाइज लोगों को उस व्यवस्था पे जो बना हुआ है गाइडलाइंस है मल्टीपल, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी अंडर ओवरसाइट ऑफ मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो उस प्रोसेस पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। क्या यूपी में इस तरह की घटनाएं नहीं होती है? किसी एनकाउंटर के बाद जो है पब्लिक धरने पे बैठ गई या बॉडी नहीं उठा रही है, कई दिनों तक धरना चल रहा है, नेता आ रहे हैं। कि जैसा सर ने बताया बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है। PUCL की गाइडलाइंस हैं हम लोगों जिसको हम फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की डेथ होती है। पुलिस मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कहीं भी पूरे देश भर के अंदर। और जैसा आप शुरू में ही आपने बताया, किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेना, और जब आदमी खाकी के अंदर रहता है तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। जो क्राइम और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है वो नेक्सस जब स्ट्रेंथन हो जाता है, जब उसको अच्छे तरीके से काफ़ी समय से उसको पाला पोसा जाता है, तब फिर क्रिमिनल है वो पॉलिटिशियन का साथ देता है, पॉलिटिशियन है वो क्रिमिनल का साथ देता है समय समय पे। और फिर उसके अंदर जब कास्ट, क्रीड, रिलीजन इस तरीके के फैक्टर्स जब जुड़ जाते हैं तब इस तरह के इंसिडेंट्स सामने को अपने को देखने को मिलते हैं। अनफॉर्चुनेट है और पुलिस का मोरल डेफिनेटली डाउन होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसमें पुलिसमैन ने अपना सिर्फ ड्यूटी किया है, ही इज़ डन हिज ड्यूटी। और अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे से ये उम्मीद करे कि मेरी तरफ गोली आए और मैं उस सिर्फ गोली को झेलूं तो बड़ी मतलब नाजायज़ डिमांड है उस क्रिमिनल की। हाँ, धरने प्रदर्शन नहीं होता है। धरना प्रदर्शन जो भी करता है उस व्यक्ति के खिलाफ मुझे लगता है मुकदमा लिखा जाना चाहिए, चाहे इंसिडेंट पूरा होने के बाद में लिखा जाना चाहिए, लेकिन मुकदमे लिखे जाना चाहिए। हाईवे जाम का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन जैसा सर ने कहा, वास्तव में दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, बट देयर इज़ अ वे टू प्रोटेस्ट। एक तरीका होता है, एक सही तरीका भी है आप प्रोटेस्ट करने का। आप अपना लेटर लिख सकते हैं, आपको जो फैक्ट्स गलत लगते हैं आप रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। हर व्यक्ति आज के दिन फ्रॉम DGP से लेके आप SHO तक एवरीबडी हैज़ प्रॉपर टाइम मिल सकते हैं। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो सबको पता रहता है इन सब चीज़ों का। ये कोई छुपा के कृत्य नहीं किया जाता। एनकाउंटर्स होता है, व्यक्ति जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, जैसे सर ने बोला स्प्लिट ऑफ सेकंड में, वो इट इज़ देयर इन पब्लिक आइज, तो उसमें फिर स्क्रूटनी के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता है कहीं। राजस्थान में सर मेरा जो सवाल था आप उसको जो है वो टाल गए। मेरा सवाल ये था सर कि राजस्थान में आए दिन जहाँ पे भी पुलिस का एक्शन होता है, चाहे वो एनकाउंटर है चाहे कोई दूसरी घटना, दुर्घटना, इवन आपस में क्रिमिनल्स मर रहे हैं, तब भी जो है पुलिस एक्शन को लेकर जो है तो वो धरने प्रदर्शन जो है वो आम है और पॉलिटिकल रंग। क्या यूपी में ऐसा होता है? आपकी मैं पॉइंट जो है वो मैं समझ गया हूँ कि माफिया का एक बेस है जी, उसकी वजह से माफिया एक सपोर्ट एंजॉय करता है। हो सकता है वो किसी कास्ट की वजह से हो सकता है किसी रिलीजन की वजह से हो या रीजन की वजह से हो।
कई माफिया जो है रॉबिन हुड का भी रोल प्ले करते हैं उनकी ज़िंदगी में। उनको लगता है कि जो पैसा जराइम की दुनिया से कमाया गरीबों के बीच में बांटेंगे तो जिस समय हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे कई गांव होते हैं जहाँ पे पुलिस को बहुत बड़ा जाब्ता लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये इस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंदर इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी है। तो फिर वो होना बहुत लाजिमी है कि समय आने पे जब उसके ऊपर विपत्ति आएगी तो वो लोग साथ देंगे। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं, जब उनको पता चलता है कि सही काम हो रहा है तब धीरे धीरे पुलिस स्टार्ट्स एंजॉइंग द सपोर्ट ऑफ द पीपल एज वेल। और वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट कि किसी भी एनकाउंटर के बाद में प्रोटेस्ट करना रेयर है, क्योंकि जनता का पुलिस के प्रति बिलीफ है और पुलिस का भी जनता के प्रति एक तरह लाइबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है उसको बख्शा भी नहीं जाता है। तो वो भी मुझे लगता है राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं है जब इस तरीके से जो सपोर्ट है पुलिस को जनता की तरफ से मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और जाता हूँ गाँव में, सुनता हूँ आजकल मैं कहानियाँ, मुझे खुद को एक फील होता है कि एज ए पुलिस ऑफिसर, चाहे मैं यहाँ पोस्टेड नहीं हूँ लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ, और एक अच्छी फीलिंग आती है कि पुलिस को वो जो सपोर्ट जनता से मिलना चाहिए वो शुरू हुआ है, वो मिल रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जब बात आती है तो सबसे पहले जो है वो एक ही महकमा आता है, वो है पुलिस। वो देश के किसी भी राज्य में हो, सब जगह जो है तो वो यही कहा जाता है कि नेताओं ने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया, फलां क्रिमिनल्स छूट गया, फलां बच गया और उसके खिलाफ फलां के खिलाफ कार्रवाई हो गई। इस चीज़ को चूँकि आपने कई ज़िलों में जो है तो वो कमान संभाली है और जहाँ जहाँ आप रहे क्रिमिनल्स पे सख्त एक्शन को लेकर जो है तो वो आप चर्चाओं में भी रहे, लेकिन जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जब बात आती है तो उनको आप कैसे हैंडल करके, क्योंकि चुनिंदा ऐसे ज़िले हैं स्टेट के जहाँ पे ये चीज़ जो है तो वो एक्शन होते दिखते हैं, बाकी जगह जो है तो वो एक्शन होते नज़र या तो चर्चा में नहीं आते हैं या होते भी हैं तो इंटरनली जो है तो वो पता नहीं चल पाता है। पर आपके जो एक्शन जहाँ पे भी हैं तो वो पब्लिक तक जो है तो वो मैसेज भी पहुँचता है और पब्लिक का ट्रस्ट भी जो है तो उससे बढ़ता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा जो भी अनुभव रहा है उतना डिफ़िकल्ट मेरे लिए नहीं रहा है। इसका जो कारण है, मुझे जो लगता है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे अपने सीनियर से हमेशा मिलता रहा है। जो भी सुपीरियर फॉर्मेशंस हैं उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे मिलता रहा है, और इस कारण से जो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। जहाँ तक आपका सवाल बेसिकली ये है कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ, तो मेरे बहुत भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसमें कि अगर आप सही कर रहे हैं और फेयर कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट ऊपर से नीचे सब जगह से मिल जाता है। पब्लिक का भी सपोर्ट मिल जाता है, आपके ऐसे अच्छे मीडिया कर्मियों का भी सपोर्ट मिल जाता है और सुपीरियर फॉर्मेशन से भी सपोर्ट मिल जाता है। तो पर्सनली मुझे दिक्कत नहीं आई है। आपके यूपी में क्या स्थिति रहती है? क्योंकि वहाँ तो क्या वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष में बहुत पावरफुल होता है। नहीं, वो देखो लोकतंत्र है, हर जो जनप्रतिनिधि है उसको अपना बात कहने का हक है और उसको सुनना भी चाहिए। सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जो भी डिमांड होगी आप उसमें आइए, आप उसको मानेंगे। लेकिन ये है कि इट इज़ ऑलवेज पुलिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसा समाज है वैसी पुलिस है। अब समाज अच्छा चाहेगा तो पुलिस भी अच्छी हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपनी बात लेके आता है, अगर मेरा उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जो एज एन ऑफिसर नहीं होना चाहिए, तो आपको कोई परेशान भी नहीं करता। उनको भी पता रहता है कि ये व्यक्ति इस नेचर का है। अगर आप एक सख्त, ईमानदार और अपना नो नॉनसेंस काम से मतलब रखते हैं तो कोई भी नेता आपको फालतू में परेशान भी नहीं करता है, क्योंकि वो आपसे नाजायज़ डिमांड भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता भी रहता है कि ये व्यक्ति नाजायज़ डिमांड सुनने वाला भी नहीं है। और उससे नेता को भी फ़ायदा होता है, जनता को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है जनता से। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सबके लिए विन विन है। अगर आप एक अच्छे अधिकारी हैं और अगर आप सुलभ हैं, अप्रोचेबल हैं, लोगों की सुनते हैं और जो उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक विन विन सिचुएशन है। उसमें फिर कभी किसी को कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, जोधपुर पुलिस की अगर बात करें, एक दौर था आज से 10-15 साल पहले तक जोधपुर पुलिस की जो आइडेंटिटी थी वो ये थी कि
किसी अदर स्टेट में भी जब जोधपुर पुलिस की टीम जाती थी तो उनको बड़ा रेस्पेक्ट और उसके साथ वो सख्त पुलिस के रूप में जो है तो वो जानी जाती थी कि जोधपुर पुलिस के यार बहुत बुरी तरह मारती है, या डंडे का जो खौफ था वो खौफ पिछले कुछ सालों में जो है तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया। क्रिमिनल्स जो है वो खुलेआम जो है तो वो वारदातें करने लगे, वो हावी होते गए, पब्लिक में उनका खौफ बनता गया और धीरे धीरे सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने लगा। पब्लिक में जो खौफ है, चूँकि राजस्थान में एक अनऑफिशियल कहूँगा मैं, कहाँ से शुरू हुआ मुझे याद नहीं है, पर ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो शुरू किया गया था। अनऑफिशियली पुलिस का एक अभियान था, उसमें क्रिमिनल्स को डिमोरलाइज करना, उनकी पब्लिकली इतना उनको हतोत्साहित करना कि ताकि पब्लिक में उनका जो खौफ है वो ख़त्म हो। इस चीज़ की जब शुरुआत हुई वो धीरे धीरे जो है तो वो ट्रैक पे आ रही है, लेकिन पुलिस का वो पुराना खौफ, पुलिस का जो विश्वास आम पब्लिक में था, वो वापस उस स्तर तक पहुंचने में जो है तो कितना टाइम, और उसके लिए पुलिस के एफर्ट्स क्या चल रहे हैं? आपका जो सवाल है बेसिकली ऑब्जर्वेशन जोधपुर पुलिस को लेकर है। मैं अन्य जिलों में भी काम कर चुका हूं, तो मैं ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कमेंट करूंगा कि जब भी हमें जैसे कि एज अ जर्नलिस्ट या कॉमन मैन लगता है कि हाँ और बेहतर हो सकता है और बेहतर करना चाहिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आज से नहीं, बहुत टाइम से बहुत सारे विद्वान लोगों ने डिफरेंट तरह के पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की बात की है। तो ये एक होलिस्टिक चीज़ है। तो इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुडिशियल लोड भी है, आप लोग भी आते हैं, समाज भी आता है, हर कुछ आता है। तो हम लोग अगर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो हर जगह थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होगा। अब रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो इसमें आता है कि भाई पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो एक तो इम्प्रूव हो, फिर हम लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम का सेपरेशन हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी एक चीज़ पे पिन पॉइंट करके हम लोग नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली मेरा जो मानना है कि मैं जब से आया हूँ सर्विस में तो धीरे धीरे कुछ हर साल इम्प्रूवमेंट हो ही रहे हैं। तो इसमें आपका सवाल ये है कि कब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा या क्या कार्य योजना है, तो इसमें लगातार काम चल रहा है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो अच्छा काम कर रही है राजस्थान पुलिस। हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहे हैं, पुलिस की ट्रेनिंग थोड़ी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि फायर आर्म जब यूज़ हो क्रिमिनल्स के द्वारा तो उसमें अपना जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा हो। तो इसको लेकर लगातार हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। चिन्हीकरण काफ़ी अच्छे तरीके से एक चल रहा है कि कौन है जिन पे प्रायोरिटी वाइज फोकस करना है, फिर ये संपत्ति की सूची बनाकर उनकी जब्ती और उनके खिलाफ कार्रवाई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप जैसे जोधपुर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे, आई थिंक मेरा मानना है कि चाहे पूरे राजस्थान में चाहे पूरे इंडिया में, तो हर जगह लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा और रेस्पॉन्स बेहतर हो सकता है। जहाँ बहुत अच्छा है, मान लीजिए एक्स की जगह से वाई जगह अच्छा है, लेकिन उस जगह के लोगों को लगेगा कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है कि हमेशा हमें लगना चाहिए कि हमारे काम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, गुंजाइश बनी रहे। हाँ बनी रहे। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे है, सिमिलरली अगर जैसे इनके ज़िले के लोग से पूछेंगे तो वो भी 4 सजेशन देंगे साहब यहाँ पे और ये चीज़ पुलिस में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और लगातार जैसे अगर देखेंगे राजस्थान पुलिस का लास्ट फ्यू ईयर्स में तो एक फ्री रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो हम लोग हमारा मोस्टली नज़र जो है उस पर जाता है कि हार्डकोर क्रिमिनल्स, बड़े गैंगस्टर्स, लेकिन एक छोटा व्यक्ति जिसका मान लीजिए कोई पड़ोसी के नाले या कचड़े का ही समस्या है, छोटा मोटा विवाद हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली मीडिया में बड़ी घटनाएं आती हैं कि साहब यहाँ गैंग वार हो गया, फायरिंग आ गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे काम भी काम होते हैं। बिल्कुल जनता गई तो पुलिस का थाने पे क्या रेस्पॉन्स रहा, फिर स्वागत कक्ष आया कि आप आओ तो कहीं एक बैठने का जगह हो, फिर फ्री रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि जिसका भी आए एटलीस्ट उसका कोई दर्ज करना है आपने को मिनिमम। तो ये एक रिसर्च भी है, उसमें ब्रोकन विंडो पुलिसिंग में कहते हैं इसको, कि जितना हम लोग पेटी ऑफेंसेस
जितने छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे उतना ही बड़े घटनाओं को रोक पाएंगे। जैसे अगर ज़मीनी विवाद है उसको हम लोग शुरू में ही अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड करके सुलझा देते हैं, तो ज़मीनी विवाद में मर्डर होने की चांस घट जाती है। तो इन चीज़ों पे मैं देखता हूँ कि काफ़ी रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग मैंने अपने 9 साल लगभग हुआ है सर्विस में, तो देखा है कि काफ़ी रेस्पॉन्स डे बाय डे पुलिस स्टेशन लेवल पे रेस्पॉन्स बढ़ रहा है। तो जितना बढ़ेगा तो उतना असंतोष कम होगा, जितना असंतोष कम होगा उतने लोग अपराध की तरफ जाना कम। बहुत बार ऐसा मैं देखता हूँ कि अपराधी क्यों बना, तो शुरू में उसमें कोई जमीनी विवाद हो गया, मर्डर हो गया, बाद में अब जब मर्डर ही हो गया एक बार तो उसने सोचा कि अब तो अपराध की दुनिया में चलते हैं। तो हार्डकोर क्रिमिनल्स पे एक्शन भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग है कि कितना हम लोग रेस्पॉन्ड छोटे चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो इसमें एक तो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हर चीज़ को रेस्पॉन्ड करेंगे तो संख्या ज़्यादा तो चाहिए ही होगा। फिर जो कंट्रोल रूम है, और जैसे सिटी में मान लीजिए कोई घटना होती है तो कितना जल्दी थाने की या कंट्रोल रूम का व्हीकल पहुंच पाता है, उतना अच्छा रेस्पॉन्स होगा। तो वहाँ पे आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट भी रिक्वायर्ड है। फिर मान लीजिए रोज़ धरना प्रदर्शन लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो अगर पर्टिकुलर पुलिस उसी में इन्वॉल्व है तो फिर वो क्राइम पे कब ध्यान देगी, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की सेपरेशन की जरूरत है। तो मैं कह रहा हूँ कि और ये सारी चीज़ें सिर्फ जोधपुर के लिए नहीं, अक्रॉस इंडिया लोगों से आप पूछेंगे तो दे विल ऑलवेज फील कि हाँ थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, और अच्छी बात है, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव थिंग। अब फिर से उस मुद्दे पे लौटते हैं जहाँ से हमारी चर्चा शुरू हुई थी। गोरखपुर एसपी साहब के गृह जिले बाड़मेर में जोधपुर ग्रामीण की आपकी जो टीम ने जो है तो वो कार्रवाई की, वहाँ सर्कमस्टेंसेस क्या बने थे? क्योंकि आपकी टीम से, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चल भी रही है, बट इनिशियल लेवल पर जो आपको जो फीडबैक मिला है अपनी टीम से कि वहाँ क्या हालात बने थे और क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि आपस में जो है क्रॉस फायरिंग हुई है, उस घटना के बारे में थोड़ा सा। इस संदर्भ में ऑलरेडी एक तो एफआईआर दर्ज है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रहा है। तो मेरा जो भी रेस्पॉन्स है, इवन प्रेस में भी जो रहा है और अभी भी जो है एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसी के आधार पे रहेगा। जी हाँ। कि टीम ने एक ऑपरेशन किया और उसकी एक एफआईआर दर्ज गिड़ा थाने में करवाई है। तो उस एफआईआर पब्लिक डोमेन में है, मीडिया को भी मैंने उसका हालात क्या गाइड दे दिया है। तो उस एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो बेसिकली जब टीम गई तो उन्होंने चेतावनी दिया पहले सरेंडर करने के लिए अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए, और हार्डकोर जो क्रिमिनल्स थे पहले से पूर्व में भी आदी रह चुके, उनके अगर मुकदमों का लिस्ट देखेंगे तो पुलिस पे फायरिंग के काफ़ी उनके मुकदमे हैं। तो उन्होंने फायरिंग पुलिस पे खोल दी, पुलिस की गाड़ी पे गोलियां लगी और जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की। तो यही है जो एफआईआर में है और वही आपके सामने है। फिर से एक जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल की और बात आती है तो पिछले कुछ साल में जितनी ख्याति कह लें या विवादों में कह लें, योगी शासन, यूपी पुलिस सबसे ज़्यादा जो है तो चर्चा में रही है। यूपी पुलिस में पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या क्या बदलाव हुए हैं जिनकी बदौलत क्राइम कंट्रोल उस हद तक जा पहुंचा है कि जहां पे उस पुलिस की जहां पे छवि, जिस स्टेट की छवि क्राइम स्टेट के रूप में मानी जाती थी, वो बिल्कुल रिवर्स जो है तो रिवर्स हो रही है। क्या कारण है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रदेश है, इफ़ इट इज़ ए माफिया इन्फेस्टेड, यहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, तो सबसे पहले तो लोगों के अंदर भी बिलीफ होना ज़रूरी है कि ये वही पुलिस है जो इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। उस स्तर पे माफियाओं को माफियाओं की भाषा में ही उन्हीं की तरह उनको जवाब दिया गया। उसकी वजह से ये है कि आज प्रदेश का कोई भी ज़िले के अंदर हमको टॉप 10 की लिस्ट बनाने में भी डिफ़िकल्टी होती है कि बच्चे कौन कौन से क्रिमिनल हैं जिनको हम टॉप 10 में रख सकते हैं, मतलब रखने लायक होने चाहिए, दे आर वर्दी ऑफ इट और नॉट। उस स्तर के तो वो तभी आया है जब पुलिस को एकदम खुला हैंड है। लेकिन उसके साथ साथ जनता के अंदर भी पुलिस का रेस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी चीज़ जो यूपी पुलिस के पास है वो है यूपी 112, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का मॉडल है, जिसमें 112 का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और उसमें एक कॉल सेंटर की तरह है। आप जब भी ये 11 यूपी की टेरिटरी से 112 को कॉल लगाएंगे, लखनऊ कॉल जाएगा और वो आपका नाम, पता, एड्रेस पूछेंगे
इंस्टेंटली आपकी जियो लोकेशन है वो उस फ़ोन की वजह से उनके पास पहुंच जाती है, और अर्लीस्ट जो सबसे पास में पीआरवी पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम आज के दिन यूपी पुलिस का पूरे प्रदेश भर के अंदर, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, ऑन एन एवरेज 6-7 मिनट, और 6 से 7 मिनट 6 से 7 मिनट के अंदर पुलिस की जो पीआरवी है वो आपके पास पहुंच जाएगी। ये सिस्टम बेसिकली आप कह सकते हैं ऊबर की तरह है। आपने ऊबर ड्राइवर को आपने अपना पिकअप लोकेशन भेजा, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, वो जियो लोकेशन लेता रहता है। उसी तरीके का सिस्टम जो है यूपी 112 का है। उसके बाद में इस तरीके की कई तमाम चीज़ें, जैसे एक 1090 की हेल्पलाइन है जिसमें महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी अगर उनके साथ में जाती हो रही है, चाहे छेड़खानी की हो, चाहे स्कूल के बाहर हो, जहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड को भी लगाया गया है, तो कोई भी महिला किसी प्रकार का उसके साथ अपराध हो 1090 पे कॉल कर सकती है। फिर वो एसएचओ की ड्यूटी बनती है कि उस केस को अटेंड करेगा, उसका रेस्पॉन्स भी लिया जाएगा ताकि महिलाएं अपने आप को सेफ फील कर सकें। वो भी एक अच्छा अचीवमेंट है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि किसी भी अपराधी के अंदर कानून का भय तब होगा जब उसको ये रहेगा कि एक होता है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, कि भाई हमने ये अगर मान लो ये क्राइम किया है और इसकी वजह से पक्का मुझे सज़ा मिलने वाली है अगर कोर्ट में, अगर वो किसी अपराधी को फील होने लग जाए, क्योंकि अपराधी कभी जेल जाने से कुछ दिन के लिए या कोई अपराध करने नहीं डरता है वो, लेकिन वो उस चीज़ से ज़रूर डरता है कि अगर उसको 10 साल जेल सलाखों के पीछे गुजारने पड़ेंगे तो वो क्राइम नहीं करेगा। तो जो सर्टेनिटी का पनिशमेंट जो है वो लाने के लिए एक ऑपरेशन शिकंजा नाम का चलाया गया है, जिसमें गोरखपुर में पिछले साल में 100 से ज़्यादा उम्र कैद और या फिर 10 साल इस तरह की सजाएं जो है सुनाई गई है, मोर देन 100। तो उसमें जुडिशरी के साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यूजुअली लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक तरीके बता देते हैं कि एक कोलैप्स होने वाला है, ओवरबर्डन सिस्टम है, लेकिन अगर चुनिंदा बदमाश माफिया जिनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप उनके केस निकलवा के, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि समय पर उन गवाहों को पेश करें, तो बिल्कुल जुडिशरी समय पर उन केसेस का डिस्पोजल करती है और करके उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजती है। और जब वो तत्व ही समाज में बाहर नहीं घूमेंगे तो फिर बाकी लोगों का फिर कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप टूटता है। तो उसके अलावा मुझे जो लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं कांस्टेबल्स के, क्योंकि हैप्पीनेस चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम कहते हैं, तो जब पुलिस वाला खुद अच्छी स्थिति में नहीं रह रहा है तो फिर कैसे चलेगा। अभी रिसेंटली एक थाना गोरखनाथ इनोग्रेट हुआ है हमारे गोरखपुर में, 17 करोड़ रुपए की लागत से वो थाना बना है। और जो नया सिस्टम, जो मॉडल जो आ रहा है पुलिसिंग का, यही है कि आप वर्टिकल राइज पुलिस स्टेशन बनाइए ताकि ज़्यादा आपको लैंड की ज़रूरत ना पड़े, और सिटी की प्राइम लैंड्स में आप उस तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी में ही फायर स्टेशन नीचे लग सकता है अगर आपको बनाना हो, पार्किंग, ऑफिसेज, बैरक्स और एसएचओ या सब इंस्पेक्टर्स वगैरह के रहने की स्टूडियो अपार्टमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें वर्टिकली उस पुलिस स्टेशन में बनती है। तो एक नई इमेज जो है, मेकओवर है, वो यूपी पुलिस के लोगों में आ रहा है और वो दिया जा रहा है। उससे कॉन्फिडेंस पुलिस का भी बढ़ता है, जनता को भी देख के लगता है कि एक जो इमेज है कि लोग थाने को जाने से डरते हैं, वो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और कई इस तरीके की पुलिस की पाठशाला या इस तरीके की पॉजिटिव अप्रोच जिसमें लोगों को बताया जाना चाहिए कि आपके क्या कर्तव्य हैं, लोगों को भी एजुकेट करना, वो समय के साथ होता है तो फिर ज़रूर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर पुलिसिंग में भी आनंद आता है। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहता, आम जन से पुलिस क्या उम्मीद रखती है? कि पुलिस का जो आसूचना तंत्र है बहुत ज़्यादा आम जन पे डिपेंडेंट है, और उसमें पहला काम है कि पुलिस उनका भरोसा जीते। जैसे मैंने बताया कि अगर पुलिस रिस्पांस अच्छा होता है थाने पे और कंट्रोल रूम के जो व्हीकल्स हैं, तो धीरे धीरे जनता में विश्वास बढ़ता है और आम जन जो है उन्हें सूचना भी देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि पुलिस एक्शन के बाद जो धरना प्रदर्शन होता है, तो अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड लोग अपनी स्वार्थ से अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे लोगों को डिमोरलाइज करना चाहिए आम जन को। और आजकल सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम बन गया है जहाँ पे ओपिनियन बिल्डिंग होता है। तो आम जन को सोशल मीडिया पर आके, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आम जन सड़क पे उतर के पुलिस के सपोर्ट में कैंडल मार्च करेंगे या धरना वालों के खिलाफ एक अलग धरना करेंगे, बट सोशल मीडिया पे जहाँ आपको लगता है कि पुलिस का एक्शन सही है, फिर उस पर एग्रेसिवली पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज जो विथ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट धरना प्रदर्शन करते हैं उनको डिमोरलाइज किया जा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आम व्यक्ति अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से कर सकता है। ठीक है, पुलिस भी कभी कभी
कोई एक्शन गलत हो सकता है, मान लीजिए आप पुलिस से आपकी नाराजगी होगी, तो उस पर्टिकुलर चीज पे आप अपना नेगेटिव पोस्ट तो डालते ही है सोशल मीडिया पे। जहां पुलिस का अच्छा काम है फिर उसको डबल अग्रेसिवली अगर आप प्रशंसा करेंगे तो वैसे स्थिति जैसा आप कह रहे थे कि पुलिस के मोरल डाउन हो नहीं हो, उसमें आम जनता बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अगर एक सोशल मीडिया मूवमेंट चलता है पुलिस के अच्छे कार्यों का तो डबल मोरल बूस्ट होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट होता है, हमारे में कभी कुछ कमियां हो सकती हैं तो उसमें आप क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहां पुलिस की अच्छा एक्शन है उसमें उसको जितना क्रिटिसाइज करते हैं उससे डबल उसका सपोर्ट करेंगे तो बहुत फर्क आएगा मेरा मानना। और वो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसी चीज़ें हैं कि पुलिस का कोई फिक्स टाइम आवर्स नहीं है ड्यूटी के, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको 24 घंटे ड्यूटी अवेलेबल, उसको बताया जाता है, अधिकारी बताते हैं तो करते हैं वो लोग। बारिश, तूफान, कहीं किसी का डेड बॉडी कट गया है, कहीं पुराना, कहीं कुछ भी है, ऐसे ऐसे काम हैं जो किसी व्यक्ति को अगर आप लाखों रुपए की सैलरी देंगे तो भी नहीं कर सकते। वो पुलिस वाला उस खाकी के प्रति उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व है और एक समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं को करते हुए वो कार्य करता है। जब उसका कॉन्फिडेंस अगर समाज ही बढ़ाता है तब फिर उसको जो काम करने में जो आनंद आता है उसको वो थकान उस चीज़ की महसूस नहीं होती। बिल्कुल, आप दोनों की बात बिल्कुल सही है कि आम जनता जिस दिन अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना शुरू कर दे कि मुखर होना पब्लिक का बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और अगर गलत कर रही है तो उसको उतना ही गलत करार भी दिया ना जा रहा है। अगर दोनों ही चीज़ का संतुलन बना रहेगा तो पुलिसिंग सिस्टम के साथ समाज का जो ढांचा है वो भी बना रहेगा। आप दोनों ने इसके लिए वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।